देखो, तो हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में डाउट आया संस्कार का रूलर वाला, है ना? तुम भी लिखे हो? एनसीईआरटी जरूर कर लेना। बैक साइड में है तो एनसीईआरटी गाइडलाइन करके। टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ मोशन में पुलिंग अ लॉन रोलर इज ईजियर देन टू पुश, है ना? सवाल ये है कि अगर हम गए क्रिकेट के मैदान में और हमें सही ठीक ठाक करना पिच को, तो क्या जो रोलर है उसको हम धक्का मारें या उसको खींचें? पुश एंड पुल, पुल करें या उसको पुश करें? आप इधर से बना सकते थे पुल करने के लिए। कौन सा इजियर होगा, यही है ना सवाल? तो उसको समझते हैं कैसे। पुलिंग अ रोलर। देखो, क्लास 11th में एक बात बताऊंगा मैं। आप 10th में क्या पढ़े उससे 11th से कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको 11th को संभालने की ज़रूरत है। 11th में नंबर गिरेगा, और नंबर गिरेगा तो सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबका गिरता। अपने चारों तरफ नज़र फैलाओगे, अगर जो भी पीसीएम पीसीबी पढ़ रहा है, कहीं पढ़ रहा है, वो इवन आकाश में क्यों ना हो, एलएन में भी क्यों ना हो, नंबर उसके वहाँ भी गिर रहे हैं। तो नंबर तो गिरते हैं। आप अगर इसको संभाल लेंगे 11th तो 12th अच्छा हो जाता है। आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की तो ठीक है, नंबर कम ज़्यादा आते रहेंगे, उसका कोई इशू नहीं है। ये हमने एक रोलर बनाया और ये कुछ एक्सिस बनाई, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, है ना? पहले जो जो दिख सकता है हम एफ उसकी बनाते हैं। सेंटर से ये नीचे की तरफ वेट लगेगा W, है ना? ये W लगेगा। देखो अबीर, अबीर आवाज़ आए तो बताना, नहीं आए तो भी बताना कि आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, कुछ भी हो तो बता देना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वेट बनाएंगे। इस वेट को बैलेंस कौन करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब टास्क है इसको खींचने का। तो सेंटर से हमने एरो बनाया कि ये हम इसको खींच रहे हैं सर, ये हमारा फोर्स है खींचने का, जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाएगा। अच्छा, आप आगे की तरफ खींचोगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ, यानी फ्रिक्शन का डायरेक्शन इस तरफ होगा एफ के, क्योंकि आप खींच तो आगे की तरफ रहे हो। अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट बनेगा। मोशन में कौन लेके आएगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको। तो फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे। इधर आएगा आपका एफ कॉस थीटा। हमेशा जो थीटा वाला कंपोनेंट होता है वो कॉस वाला, वो थीटा के साथ इंक्लाइन होता है। और इस तरफ कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। इसकी सारी पॉसिबल एबिलिटी बन गई, और तो कुछ बनेगा नहीं। अब अगला काम है सब कुछ बराबर करना। अब बहुत ध्यान से देखना, एक पॉइंट ओ पे दो एरो ऊपर की तरफ है और एक एरो नीचे की तरफ है। हम इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के चलते हैं। लेट अज्यूम कि सब कुछ सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम। तो आर प्लस एफ साइन थीटा आपका बराबर होगा किसके? डब्ल्यू के। डब्ल्यू के बराबर होगा वेट के। सो आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा, है ना? और बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, एफ के जो होता है वो होता है म्यू के इंटू आर। अभी लिखा था लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में, काइनेटिक फ्रिक्शन। सो म्यू के और आर की जगह पे हमने वैल्यू रख दी डब्ल्यू माइनस एफ साइन थीटा। एफ के रखा, बोलो है ना? अभी जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है वो ध्यान से देखो, इसमें कुछ डिफरेंस की वैल्यू आ रही है, डब्ल्यू माइनस एफ। दो है तो ये पूरा फोर्स ही ना, ये पूरी वैल्यू एक फोर्स है, ये भी वैल्यू फोर्स है। तो अगर मैं ऐसे रफ में दिमाग में एज्यूम कर लेता हूँ कि डब्ल्यू को देता हूँ मैं 100 न्यूटन, और ये जो दूसरा वाला पार्ट है एफ साइन थीटा उसको दे देता हूँ मैं 10 न्यूटन, एफ साइन थीटा को, यानी कि 90 न्यूटन आएगा। डिफरेंस फ्रिक्शन फोर्स क्या आ गया? 90 न्यूटन। ठीक है, दूसरे केस में देखिए, अभी बता, अभी कंपेयर कर दूंगा। हाँ बोलो ना।
वीट वर्क नहीं है ये, सॉरी वेट है, वेट है, एम जी वेट है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं सर। अभी अभी हम कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 1 लिख के छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन 1 लिख के मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम दूसरा केस भी कंपेयर करेंगे। अभी आवाज़ आ रही है बेटा तुमको? ठीक है, अब देखो दूसरा केस कंसिडर करते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ लेना भाई। आ चुका है, अभी किसके स्पिंडल में आया था। तो जो जो क्वेश्चन कहीं 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 पेपर में आया तो उस पर ध्यान देना है भाई, वो आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मतलब वो इंपॉर्टेंट हो गया ना। लेट से फिर से बनाते हैं हम साथ दोनों केस। हम पहले एक्सिस बना लेते हैं अपना, ये सेंटर ओ। अब हमें जो ये सेकंड केस है, इसमें हम पुशिंग द रोलर कर रहे हैं, पुशिंग और रोलर। ठीक है, हमने इस पॉइंट पे फोर्स लगाया। अब समझना, वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए किसी एक पॉइंट से को इनिशियल बनाना पड़ेगा। अब ये वाला जो फोर्स है वो को इनिशियल दिख नहीं रहा है, लेकिन हम तो पढ़ चुके हैं कि वेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं। लेंथ तो ही चेंज कर रहा हूँ मैं, आगे पुश कर सकते हैं। तो मैंने इसी वेक्टर को आगे खींच के इधर बना दिया एफ। ये जो मेरा वेक्टर था ना ऊपर वाला, इसको मैं मूव कर सकता हूँ आगे की तरफ। मैंने इसकी लेंथ वेंथ कुछ नहीं चेंज किया है, बस इसको आगे स्लाइड कर दिया। स्लाइड करने की आज़ादी है मेरे पास। और ये थीटा एंगल, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आएंगे आपके एफ कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आएगा आपका एफ साइन थीटा। बाकी और समझो, नीचे की तरफ डब्ल्यू तो रहेगा ही वेट, नॉर्मल रिएक्शन आर ऊपर की तरफ रहेगा, और अगेन मूव करा तो फ्रिक्शन इस तरफ रहेगा, दैट इज एफ के डैश, समझने के लिए। अब आर की जो वैल्यू होगी इस बार डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा आई, इस बार आर की वैल्यू। और एफ के डैश क्या होगा, ये होगा सर आपका भाई म्यू के आर। आर की वैल्यू क्या है, दैट इज डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। अब ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। अगेन हमारे पास वैल्यू सेम थी, ये 100 थी और ये आपकी 20 थी, तो ये कितनी आ गई 120 न्यूटन। अगर फ्रिक्शन फोर्स 120 लग रहा है तो तुमको उसको ओवरकम करने के लिए 125 का न्यूटन या 121 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे तो ज़्यादा लगाना पड़ेगा ना। और फ्रिक्शन फोर्स अगर 90 का लग रहा है तो आपको कितना 91 लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कम है इक्वेशन नंबर 1 में, तो अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। यानी पुलिंग अ रोलर इज इजियर देन पुशिंग। कहाँ पे, नहीं नहीं 10 था, 10 लिखा है मैंने, 10 एज्यूम किया तो 110 हो गया, 110 हो गया। ठीक है, तो बस मैंने नंबर लिया ताकि हम समझा पाएँ। तो हमें यहाँ लिखा गया कि कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के, therefore the force of friction is more in case of push than in case of pull। बढ़िया। और बताओ लॉ ऑफ मोशन में, तुम बताओ भाई लॉ ऑफ मोशन में। पेज नंबर है 56, 57, 56, अच्छा 56 पे 74 79 होगा, ये क्या लिखा है तुमने 56, अच्छा ये रहा 74, 78 एंड 7। ये तीनों अच्छे सवाल है ना। चलो बताता हूँ, मैं तीनों बताता हूँ। मैं इसको अटैच करूँ क्या, अटैच करते हैं। हो गया, ठीक है 74,
74 पे ध्यान देते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का ही है। अ ट्रेन हैज़ नेगोशिएटेड कर्व ऑफ 400 मीटर, कर्व से आता है बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, लेवल सर्कुलर रोड एंड बैंकेट, तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों में से क्वेश्चन आना पक्का है, तय आना ही आना है, डेरिवेशन आएगा तो ठीक है। रेडियस गिवन आर है ना, कह रहा है कि हाउ मच शुड द आउटर रेल बी राइज विथ रिस्पेक्ट टू इनर रेल, मतलब बैंकेट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा हो जाता है, टेन थीटा भी थीटा हो जाता है, कॉस थीटा भी थीटा होता है, अगर एंगल बहुत कम लिया जाए तो। आर गिवन है, एल गिवन है, एच निकल जाएगा, एच तो आ जाएगा आपका, आपको क्या निकालना है, एच ही ना, हाइट निकालना है ना, एच निकालना है। और सर्कुलर मोशन का क्या होता है, एम वी स्क्वायर, कुछ फॉर्मूला बताओ, एम वी स्क्वायर बाई एक्सेलरेशन का, एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो सेंट्रीपिटल हो गया, और वी स्क्वायर अपॉन आर जी, एक कुछ सवाल था सर जब हम इसको पढ़ रहे थे, दैट इज़ जब आपने बैंकेट रोड पढ़ा था तो वहाँ पे टेन स्पेशल केस में एक टेन थीटा लिखा था, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड टायर द सेफ लिमिट ऑफ मैक्सिमम स्पीड। चलो ये टॉपिक ही मैं पहले रिकैप करता हूँ, फिर आएंगे इस पे 74 पे। तो देखो टॉपिक क्या था, टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंकेट रोड, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एबीडी याद, इसका थोड़ा अलग टाइप का एबीडी था, है ना, इसमें हमने बड़ा दिमाग खपाया था कि अब नॉर्मल जो हम एबीडी सीखते हैं वैसा नहीं है, ये उठा हुआ रोड है थीटा एंगल से, और यहाँ पर एक कार है, और कार जो है वो सर्कुलर रेडियस में घूम रही है। कहानी ये है कि कार को गिरना नहीं है या स्कीड नहीं करना है, ये कहानी है, ये आर रेडियस पे घूम रही है, ठीक है। और इसका फ्रिक्शन जो है टुवर्ड द सेंटर एफ लग रहा है। ये लेट उठी है बच्ची हमारी, पूरा आधे घंटे लेट, खाना नहीं बना था। तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आता है, हमने जब डिज़ाइन किया था तो ये आया था आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, यही आया था ना, याद है ये फॉर्मूला कि नहीं याद है? आ जाएगा, कर लोगे? कितने लोग ये फॉर्मूला डिज़ाइन कर लेंगे तुम तीनों में से जो पेपर है? सिद्धि, बैंकेट रोड का फॉर्मूला डिज़ाइन कर लोगे वेलोसिटी का, एट अ मिनिमम वेलोसिटी क्या स्किड ना करे, बन जाएगा ना? ठीक है, मैं भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है ये। इसी में ही, इसमें ना आप जब पढ़ोगे कि इसमें स्पेशल केस लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेशल केस, क्या लिखा था देखिएगा। अगर आप चाहते हो कि गाड़ी का टायर ख़राब ना हो और स्किड भी ना करे, तो जो अपना ये इंक्लाइन प्लेन बनाया हो ना थीटा, इसका जो एंगल हो वो हो टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये लगाना था सर इस क्वेश्चन में जो आपने डाउट पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन देयर इज अ नो, क्यों नहीं लगाओगे, वो एक तरह से वेयर एंड टियर इंक्लाइन प्लेन का ही है, मतलब कितने पे प्लेन सेफ रखोगे सेफली चल जाएगी गाड़ी। एक तो आपने आर बना दिया, कितने से इतने इस वाले वेलोसिटी से घूमेगी तो नहीं गिरेगी। दूसरा, ये जो इंक्लाइन प्लेन अगर हम इस टेन थीटा का जो रेशियो है वी स्क्वायर पे रखें तो भी नहीं गिरेगी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। व्हेन देयर इज अ नो फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर म्यू इज जीरो, म्यू इज जीरो व्हेन नो फ्रिक्शन, म्यू क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। मेरे भाई तुम खत्म हो गए, म्यू इज जीरो, ये जीरो करोगे तो ये वैल्यू आपकी तो खत्म हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, v इज इक्वल टू आर जी, विकास से मांगना पड़ेगा क्या यार पेन,
बी इज इक्वल टू आर जी टेन थीटा। मैं फ़ोन करूँ, अच्छा आर जी नहीं है असल मैं इतनी इतनी आजकल ऑनलाइन लेता हूँ, मैं इसको चार्ज करना भूल जाता हूँ, तो बंद हो जा रहा है बार बार। डिजिटल बोर्ड पकड़ना पड़ेगा लग रहा है। सर पेन चार्ज है आपके पास, वो आईपैड का पेन? हाँ ये चार्ज ही नहीं है यार, अभी इसको चार्ज ही नहीं कर पाया मैं, बार बार बंद हो जा रहा है। ठीक है, देखो तो ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी आर जी टेन थीटा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट जाएगा, है ना, तभी तो रूट जाएगा ही, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये तो निकला है। ठीक है, अब आपका जो सवाल है उस पर आता हूँ मैं, आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। इसका डेरिवेशन बहुत ट्रिकी है बेटा, तो टेक टाइम, सर्कुलर ब्लैंकेट रूल, उसके लिए मेरे को और भी चीज़ें आपको सिखानी पड़ेगी, तब हम इस पे आएंगे। अभी फिलहाल के लिए फॉर्मूला में लिख दिया, क्योंकि ये लोग तो डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, और ये डेरिवेशन 4 बार करना सिद्धि भूल जाओगे तुम, क्योंकि बाकी सब डेरिवेशन में नॉर्मल एफ है जैसे हम सीखते हैं, इसमें नॉर्मल एफ नहीं है, इसमें एम रिजॉल्व नहीं हुआ है। ये इसके पहले तक जितना पढ़ी सब में एम रिजॉल्व हुआ है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन आर रिजॉल्व हुआ है और फ्रिक्शन भी रिजॉल्व हुआ है, तो वो थोड़ा ध्यान देना, दो चीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, अब सवाल ये है कि जो आपने ये इंक्लाइन प्लेन बना रहे हो, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द डिस्टेंस बिटवीन रेल इज़ 1 मीटर। ठीक है, मतलब रेल वो जो पूरी पटरी है, मतलब हाइपोटेनस। अ ट्रेन हैज़ अ नेगोशिएटिंग कर्व ऑफ 400 मीटर। बाय हाउ मच शुड बी आउटर रेल बी राइज। आउटर रेल मतलब बाहर वाली रेलिंग कितनी हम ऊपर करें विद रिस्पेक्ट टू इनर रेल, मतलब यहाँ सेंटर ओ का। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें, इसको हम इनर रेल बोल देते हैं, इनर रेल, और इसको हम आउटर रेल बोलते हैं, सो दैट ये स्पीड मेंटेन रहे और ये गिरे नहीं। कुल मिला के मोटा मोटी कहानी यही है। तो यहाँ से हमने साइन थीटा लगा दिया एच अपॉन एल, साइन थीटा एच अपॉन एल, एच हमें निकालना है, एल हमारा गिवन, और ये आर भी हमें गिवन है। दूसरा टेन थीटा वी स्क्वायर, और ये दोनों को हम इक्वल लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? जब भी थीटा कम होता है, समझ लेना ट्रिग्नोमेट्री का है, जब भी थीटा कम होता है, बहुत कम माइनर एंगल की बात करते हैं, तो साइन थीटा जो है वो साइन के उसके बराबर होता है। ठीक है, ये कहानी थी आपकी क्वेश्चन नंबर 74। सब लोग कर लो जो नहीं किए हैं। अगला तुमने पूछा है 78 ना, ये रहा बगल में। सबसे अच्छा क्वेश्चन है 79, कट गया है ये थोड़ा। सबसे अच्छा क्वेश्चन 79 है, पेंडुलम का है, रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है, इसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स भी आएगा, उसकी कंपोनेंट आ रहा है। मैं समझाता हूँ ना सर, इसको सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज समझाते हैं भाई आपको। तब सिद्धि फ़ोन से चल रहा है तुम्हारा? अभी अपने आप को ना डेंजर जोन से बाहर रखो 11th में, वही तुम्हारी उपलब्धि है, मैं सही बता रहा हूँ। वो तो ये सब मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि नहीं सोचना चाहिए कि 70 में 70 आ जाए, लेकिन एक प्रैक्टिकलिटी पे देखो, 70 में 70 आपकी क्लास में ऐसा भी नहीं करो नहीं आएगा, एक आध बच्चे का तो आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा लेकिन मेजर चंक देखो। अच्छा पता है उसका क्यों आ जाता है? तो सटीक पता होगा उसको कि यार ये पेपर इस मटेरियल से बन रहा है, तभी आएगा। अगर आप ब्लेंडेड होके पढ़ो तो आपको नहीं आएगा। अगर आपको, और सही बात ये है कि आपको सच में चीटिंग नहीं करनी है। अगर मैं समहाउ कहीं से मैं आपको ये चीज़ें बता दूं कि सर ये 50 क्वेश्चन है, इसमें से पेपर आएगा, तो कल को आप किसी कंपटीशन एग्जाम बैठोगे तो उस 50 के बाहर आएगा, तो वहाँ तो फेल हो जाओगे आप। एकदम ऐसे पढ़ना है कि नहीं पता है, मैं हम सब पढ़ रहे हैं, इसलिए इतने सारे रिसोर्सेज पढ़ते हैं हम लोग। इतना रिसोर्स कवर करने के पीछे रीज़न है कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो हम कर लें। तो अभी जो तुम्हारे मिड टर्म का एवरेज होगा, मैं आज ही प्रेडिक्ट कर दे रहा हूँ, ऐसा नहीं ओवर थिंक में, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बोल रहा हूँ, बट 35 से 40 पूरी क्लास निपट जाएगी, क्योंकि इतने साल से देख रहा हूँ मैं। उसमें अगर तुम 55 नंबर लाते हो तो तुम टॉपर हो, मैं सही बता रहा हूँ। ये है फिजिक्स का नेचर, पीसीएम और पीसीबी में फिजिक्स ही सबसे टफ है, इसलिए सबसे पहले पी लिखते हैं। एमपीसी कभी सुना है तुमने? पीसीएम हो रहा है ना, तो सबसे टफ है। इट टेक टाइम और ऑल्सो एफर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए, बहुत पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ठीक है।
अभी तो आप कुछ नहीं, मैंने एक दिन पेपर में लाया हूँ, मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ कि आप डरो नहीं। सरदार पटेल का पेपर पता नहीं कहाँ रखा है मैंने, उसमें सारे क्वेश्चन एस सी वर्मा के हैं, सारे क्वेश्चन। UT2 था, और निखिल करके स्टूडेंट है मेरे पास, तो उसके 11 नंबर आए 25 में से, और क्लास के हाईएस्ट जो है वो 15 नंबर है। और निखिल जो है वो पढ़ता है आकाश में भी, रेगुलर में, वीकेंड में नहीं। हाँ सर, ठीक है, ले लेता हूँ। ऐसे चार्ज तो सर का भी नहीं है, लेकिन काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे, मेरे पास एक बच्चा है शौर्या करके है, वो स्प्रिंडल का, वो VMC पढ़ा है लास्ट ईयर, 11th पूरी VMC पढ़ा है, 12th में वो उसने ज्वाइन किया है मेरे को। और सब ऐसे ही हैं, जस्ट पास में। और एक बात और बताता हूँ मैं, 11th में जस्ट पास होते हैं ऐसे बच्चे पढ़ा, और 12th में 95 आता है। तो अभी अभी आपको लड़ना है, अपना अस्तित्व बचाना है, ऐसा ना हो जाए कि एकदम अरे क्या ले लिया आपने। चलिए सर पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यही पढ़ूंगा 79, ये कट गया सवाल थोड़ा सा, 79 थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया, नहीं आ तो गया, सभी आ गया। आ जा मेरे भाई, तुम इधर आ जाओ, पहले 78 करा दूँ। चलो पहले 78 ले लो भाई। 78 में लिखा है कार इज स्पीडिंग ऑन हॉरिजेंटल रोड, कर्व राउंड रेडियस, ठीक है, कर्व राउंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड रोड, ये भी सर्कुलर मोशन उसका ही है। और आपको म्यू गिवन है, ठीक है, आर गिवन है, आर आपका है 60, आर है आपका, ये भी नहीं चार्ज है, आर आपका है 60, और आपका ये नहीं चार्ज यार, ये भी इसको फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, फटाक से हो जानी चाहिए चार्ज। अरे आजकल नाइट क्लासेस भी चल रही है ना 12th की, तो मेरे को याद भी नहीं रहता इसको चार्ज करना। आपको 60 गिवन है आर, और म्यू गिवन है 0.5, ठीक है। द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द लेवल रोड इज 0.3, मतलब आप जब भी ट्राइंगल बनाओगे ना, जब भी बना था हमारा, उसमें हाइट आपको गिवन था, ये गिवन है, दैट इज 0.3। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता सेंटर से ले जाना। एंड डिस्टेंस बिटवीन व्हील इज 0.8 मीटर, व्हील के बीच का डिस्टेंस। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफेस्ट वेलोसिटी v टू नेगोशिएट द कर्व, मतलब नेगोशिएट का मतलब होता है स्किड ना करे, गिरे ना, उसका मतलब होता है नेगोशिएट करना। क्या स्किड करेगी, टॉपल करेगी इस वेलोसिटी को, अगर स्किड करेगी तो जो भी हम निकालेंगे उसको करेगी, तो टॉपल तो करेगी। ए? हाइट गिवन है यार, a car is speeding on a horizontal road, curving road with radius 60, the coefficient of friction between wheel and road is इतना, the height of center of gravity of a car from the road, अच्छा कार की हाइट है, कार की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो उससे क्या मिलेगा हमें, ये अगर हम स्ट्रेट रोड बनाएं, नहीं काम कर रहा है यार ये, इसको हमें कार की हाइट है ना, सेंटर से दोनों व्हील के बीच का डिस्टेंस, दोनों व्हील के बीच का जो डिस्टेंस है वो दिया है 0.4, वो क्या दिया है 0.4 दिया है, मतलब 8 दिया है, उसको हाफ करेंगे तो 0.8 होगा, टोटल दिया है 8, क्या दिया है 8, इसमें इंग्लिश नहीं हो सकता है। जूम इस पर कनेक्ट कर दें, वो तो इससे भी जाएगा, वही करता हूँ, उसमें जूम ओपन कर दो, या उस जूम नहीं है, मीट है, तो उस पर मीट ओपन करो, मैं कोड दे रहा हूँ, वही कोड इंटर कर देना, समझ रहे हो, मीट ओपन करो, कोड है,
IVD यहाँ दिख रहा होगा ऊपर, वो देखो, तो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से एग्जिट कर लूँगा ना। हाँ हाँ अकेले, वो कबीर चला गया। अबीर, अरे यार अबीर है ही नहीं यार, वो भी बच्चा ना अलग ही है, अलग है, स्पेशल किड। मैं कुछ बोलता नहीं, उसको बोलना भी नहीं है। अब मैं यहाँ से अगर इसकी क्विट करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आएगा ना। तो रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग भी चलेगा OBS से। अरे रहने दो, नया बना दो, कौन आ ही रहा है, हो जाएगा OBS से हो जाएगा। देखो वर्चुअल कैमरा ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट वर्चुअल कैमरा, आ जाएगा। आ गया उसमें, हाँ। तो कोड अब देना पड़ेगा ना अबीर को, कि नया कोड है कि वही कोड है, वही है ना। तो फिर अगर ज्वाइन करेगा तो पता चल जाएगा इस पे। हाँ, सवाल के स्टेटमेंट बड़ा कठिन है इसका, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। कार इज स्पीडिंग, तो रेडियस गिवन है आपका 60 सेंटीमीटर, कोफिशिएंट ऑफ दिया है फ्रिक्शन 0.5, h 0.3, कार के टायर के बीच का डिस्टेंस है ना, ये गिवन है आपका 0.8 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ एनी व्हील फ्रॉम द वर्टिकल एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कार इज 0.4। अच्छा, दो चीज़ हमें पता है, देखो, एक तो हमें पता है कि tan थीटा जो होता है वो v² होता है, और एंगल ऑफ रिपोज से हमने एक और बनाया था, tan थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ दो हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल जो भी था, नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ से हमने बनाया था। दूसरा, ये आपका सेंटर है, इसको और अच्छे से अगर हम बनाने की कोशिश करें, देखो हॉरिजॉन्टल पे कार है, अगर ये आपको आएगा 0.4, क्योंकि पूरा 0.8 है ना। ये आपको हाइट दिया हुआ है, ये आपको गिवन था कितना, 0.3, और ये हमें अभी नहीं पता, चाहिए भी नहीं इसको ज़रूरत हमें। ठीक है, HB, तो यहाँ से tan थीटा क्या लिखेंगे इस वाले ट्रायंगल से, H/B। अब इतने सारे tan थीटा है, ये और ये, और हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी, है ना। हमें एक्चुअली ये v निकालना है, तो बनाओ कितने, क्या कंपेयर किसको कर सकते हैं हम लोग, केवल इन दोनों से नहीं हो सकता है। v²/rg इज इक्वल टू म्यू, सो v² इज इक्वल टू म्यू rg। इतनी सारी चीज़ें की आवश्यकता क्यों है भाई। रूट में आपका हो जाएगा v² इज इक्वल टू rg tan थीटा, v² इज इक्वल टू हो जाएगा rg tan थीटा रूट में, केवल v, है ना। r भी है, g भी है, tan थीटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी तो है हमारे पास, हाँ, अरे को म्यू भी है, tan थीटा, तो इसकी जगह पे हम रख सकते थे ना, तो फिर इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है, इसकी tan थीटा की जगह म्यू रख देते हैं। r हमारे पास है, चलो जी, हाँ निकालिए ना, निकाल लीजिए।
तो R जो है वो आपका है 60 सेंटीमीटर, मीटर में तो नहीं करना है इसको, नहीं 60 रहने दें। जी आप 10 ले लो और म्यू कितना 0.5, इससे भी तो आ जाएगा, यही मान लेते हैं। दुनिया भर का हाइट वाइट बनाने क्या जाएगा, इतना लंबा बनाना ही नहीं है ना। हाँ उसी से करो, उसी से करो, ये इतना सारा बनाने नहीं है। अच्छा ये स्किडिंग का होगा टॉपलिंग, टॉपलिंग का मतलब क्या होता है, पलट जाना। टॉपलिंग में 10 थीटा लगेगा, ये जो लगेगा वो लगेगा किसके लिए, स्किट के लिए, स्किपिंग के लिए। टॉपलिंग में लगेगा आपका, हाइट है ना समथिंग 10 थीटा, एच बाई बी लगाएंगे टपलिंग में। यही वाला पार्ट थोड़ा कंफ्यूज होगा, टपलिंग में ये कैसे आया है। तो टपलिंग की वेलोसिटी वी टी इज इक्वल टू बनेगा आपका बी आर जी अपॉन एच। कैसे, ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर 10 थीटा की जगह पे रखा हमने ये वाली वैल्यू। टॉपलिंग का ही नहीं समझ रहा, बता रहा हूँ, रुक जाओ ना। पलट जाए है ना, पलटने वाला केस। तो पलटने वाला केस एक सर्टन हाइट से होगा, जिस हाइट से करेगी उस केस में हम लगेंगे ये 10 थीटा एच अपॉन बी वाली, जिस भी हाइट पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ एच के ये म्यू नहीं रखेंगे, 10 थीटा की जगह पे जब हम स्पीड का क्वेश्चन करेंगे उस केस में हम कोफिशिएंट रखेंगे फ्रिक्शन का। जब टपलिंग कर रहा तो फ्रिक्शन तो है ही नहीं पावर में, उलट गया तो फ्रिक्शन नहीं है, कॉन्टैक्ट हट गया, उस केस में हम 10 थीटा निकाल लेंगे कहीं और से। तो 10 थीटा कहाँ से निकालेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से निकालेंगे, एच अपॉन बी से। फॉर्मूला यही है, R इज इक्वल टू, अरे V इज इक्वल टू आर जी 10 थीटा। आपका ये फॉर्मूला है। जब फ्रिक्शन होगा, जब फ्रिक्शन होगा, समझना, जब फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर म्यू रखेंगे, जब टपलिंग होगा उस केस में इंफॉर्मेशन ये वाला रखेंगे। बस इतना सा हमारा टास्क है, ठीक है। अभी नहीं आया ना, चलो ठीक है। ये है सवाल 78। इसका लैंग्वेज ही बहुत ही बढ़िया है, समझ नहीं आया। 79, ये कैसे कन्वर्ट करोगे तो मेरे को भी नहीं आता है। 19 डिग्री 8 सेकेंड, इसको डिग्री में कैसे करेंगे, जैसे पढ़ते हैं 19 डिग्री 8 सेकेंड 9 मिनट, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करेंगे डिग्री में, 60 से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, पढ़ा होगा आप लोग ने, ये मेरे को नहीं आता, ARC में पढ़ा होगा। तो 19 डिग्री 8 मिनट को बताओ कितना डिग्री दे, सीधा आंसर बताओ ना मेरे को, करके दो। जो 8 मिनट है पहले उसको 8/60 करके डिग्री में निकालो। बताओ आंसर बता दो, मैं लिख दूंगा, आंसर बता दो मैं वो लिख दूंगा। हाँ? अब ये प्रॉब्लम क्या आएगी, ये सॉल्व करने के बाद पता क्या आ रहा है, ये जो आप निकाल रहे हो ना 10, इसकी वैल्यू जो भी आएगी सॉल्व करके ये आ रही है 0.36। तो या तो पेपर में गिवन होगा ये वैल्यू, 10 का वैल्यू गिवन होगा, ये सीख लो, या तो विकास सर से पूछ लो कैसे होता है कन्वर्ट, मेरे को भी नहीं आता कुछ। मैथ्स में था ARC में, 10th में भी था ये, इसी साल है। अच्छा, एंगल रेडियन कुछ कन्वर्ट करने का कुछ तो था, तो पेपर में गिवन होगा वैल्यू, जैसे यहाँ नहीं होगा फिर तो दिक्कत है। तो ये आपको 19 डिग्री 8 सेकेंड की वैल्यू है 0.36, ये वैल्यू गिवन होगी, छोड़ देना। उसमें सवाल पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम करेंगे। इसमें भी सवाल वही RG 10 थीटा ही लगाना है। इसका एबीडी समझाता हूँ क्या है ये। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ रेलवे ट्रेन by a flexible wire shifting through the angle of इतना when the train going horizontal round curve of 20 diameter. Find the speed of train. Find the speed of train. देखो क्या है इसका,
स्टार्टिंग में हॉरिजेंटली एक बॉल को लटकाया गया ट्रेन में, ठीक है। जब ट्रेन टर्न की तो बॉल भी टर्न करेगी और टर्न करके वो कुछ इस पोजीशन पे पहुंच गई, ये रहा पोजीशन। अब समझना, एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ये रहा टेंशन, और जब ये सर्कुलर मूव करेगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एम जी के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है हमारा सेंट्रीपिटल, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। 3 फोर्स हो गए कॉन्करेंट फोर्स। अब समझिए, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को, टेंशन वाली लाइन को, और नॉर्मल लाइन से ये एम जी बनाया थीटा, एम जी हमेशा जो है टेंशन वाली से बनाया जाएगा। अच्छा, अब सारा खेल है रिजॉल्व करने का, इसको भी इधर बनाते हैं। अब एम जी के 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक आएगा इस तरफ दैट इज एम जी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इधर एम जी कॉस थीटा। और ये भी थीटा है, कुछ अल्टरनेट या कोई एंगल का डिवीजन करके। अब एम आर का ये जो फोर्स है ना सेंट्रीपिटल, इसके भी 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इधर जाएगा, नाम होगा उसका एम, वो देख तो बता रहा हूँ उनको, कॉस थीटा, कोई ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी है देखता हूँ, और इस तरफ जो आएगा ये आएगा आपका एम आर, एम वी स्क्वायर आर अपॉन साइन थीटा। अब ये थीटा कैसे वो समझते हैं इसको। ये 90 डिग्री होगा, है ना, ये 90 डिग्री है, और मान लो ये आपका आया 30 डिग्री, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 60 डिग्री, ये होगा 60 डिग्री, और ये फिर से आपस में क्या है 90 डिग्री, ये वाला पार्ट भी 90 डिग्री होगा। तो अब ये 60 हो चुका, तो ये कितना होगा, इसलिए ये वाला थीटा और ये वाला थीटा बराबर होगा। ज्योमेट्री देखनी पड़ेगी इसकी। अब ये वाला फोर्स इसके बराबर हो गया, यही इसको गोल गोल घुमा रहा है सर्कुलर मोशन में, तो यही वाला फोर्स है जो इसको घुमा रहा है, ठीक है। तो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ये सारे सवाल अगर कल पेपर में आए ना, आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, सही बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ से एम कैंसिल आउट, ये बनेगा वही फॉर्मूला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर जी। तो ये बन गया आपका टेन थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे बट ये एफ बी डी से करा गया है, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू रूट में आर जी टेन थीटा। ये पहले से भी फॉर्मूला अवेलेबल है ना। अब टेन थीटा कैसे निकलेगा, वो जो 19 डिग्री दिया है ना, तो मैं आपको सेफ्टी के लिए देता हूँ 30 डिग्री, है ना, थीटा दे दिया 30 डिग्री, ऐसे गिवन होगा आपको, वैल्यू चेंज कर देंगे, वो वैल्यू जो पता हो वो वैल्यू रखेंगे। तो उस केस में अब यहाँ पे हम रखेंगे आर हमारे पास है, आसान मतलब ये थीटा समझना था और ये रिजॉल्विंग, बस इतना कठिन था, बाकी कुछ नहीं था। आर कितना गिवन है 200 मीटर, है ना, 200 मीटर है, 200 मीटर ये है, तो ये ले लेते हैं हम 10, और 10 30 होता है √3/2, क्या होता है 1/√3, ये आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी पर्ची कहाँ रख दी मैंने, इम्पोर्टेंट पर्ची तो है, फोटो भी खींची थी वैसे तो मैंने, फोटो भी खींची थी वैसे मैंने, यहीं पे तो थी। तो ये 78 और 79 भी हो गया, है ना। वर्क एनर्जी पे आ जाओ मैं थोड़ा सा, हाँ वर्क एनर्जी का बताओ, डेरिवेशन में डाउट है, न्यूमेरिकल मैटर, एनसीईआरटी गाइडलाइन, ठीक है कर लिया है डाउट उसमें, हाँ तो आ जाते हैं एनसीईआरटी गाइडलाइन। अब देखता हूँ यार, यहीं पे तो रखी हुई थी, लेकिन आश्चर्य वाली बात है गई कहाँ, नहीं नहीं इसमें छोटी सी पेज थी वो, आश्चर्य वाली बात है कि जा कहाँ सकती है, इस बुक में डाल दिया होगा, पता है मैंने, पक्का कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे इसी बुक के अंदर पड़ गया। वर्क एनर्जी पे आता हूँ पहले, फिर इनके डाउट ले लेता हूँ।
मैं फोटो भेज दो मेरे को। एनसीईआरटी गाइडलाइन बताओ कौन सा, बताओ। ग्राफ, हम्म, 12, ठीक है। 12 में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आया तो इसका सवाल था कल का, देखो देखो, और इसने एक फोटो भेज दी। मान लो ये कोई एटम है ना, अब इसका मास है m और ये रेस्ट पे है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0, तो इसका जो मोमेंटम होगा m इंटू यू वो क्या होगा 0। ये ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन हुआ दो पार्ट में, ठीक है, ब्रेक डाउन हुआ दो पार्ट में, m1 मास एंड m2 मास, और इसका वेलोसिटी v1 और ये v2। इसका मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम mu इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2। ये तो जीरो है, तो बेटा ये जीरो है, तो अगर देखो तो इसको ऐसे ले सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2। एक वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, तो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, किसी एक को माइनस लिखना पड़ेगा, यानी कि सर कुछ ऐसा होगा कि v1 इज इक्वल टू होगा माइनस m2 अपॉन m1 v2, यानी द डायरेक्शन ऑफ v1 एंड v2 इज अपोजिट। मतलब ये जब टूटने के बाद ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, एक इधर भागेगा और एक इधर भागेगा। यही सवाल था ना, यही सवाल था। नेगेटिव साइन बताता है अपोजिट डायरेक्शन में। SL अरोरा, पेज नंबर 6.55, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है, क्या लिखा है। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन अ कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट विद द काइनेटिक एनर्जी 10 किलोवाट, ठीक है, स्टार्टिंग में जो एनर्जी है वो है 10 किलोवाट, एंड सेकंड विद 100 किलोवाट, विच इज फास्टर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, देखो बेटा वो तो कन्वर्ट कर लेंगे अभी। हाफ mv² इलेक्ट्रॉन के लिए ये गिवन है 10 किलोवाट, है ना, किलो, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसका चेंज वो कट वैसे भी कट जाएगा, रेशियो बन जाएगा, मत करो कन्वर्ट। प्रोटॉन के लिए ये दिया है आपका 100 kb, इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे 1/2 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और ये आपका 1/10 आ जाएगा। वन बाई 10। आपको ना रेशियो निकालना है, कौन तेज भाग रहा है, कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सब कुछ गिवन इसमें। देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 9.11 इंटू 10⁻31 VE² अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू VP² इज इक्वल टू 1/10। अब भाई साहब यहाँ से ना सॉल्व करना पड़ेगा, ये आया है 13.53। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 13 टाइम्स तेज भागेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। और बताओ 13। A rain drop of radius 2 mm fall from the height of 500 meter above the ground। जब इतने बड़े सवाल आते हैं पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं।
हो जाएगा। A raindrop of radius 2 mm fall from the height of 500 meter above the ground। एक एक पॉइंट पढ़ा जाता है न्यूमेरिकल में ना, जब बड़े बड़े सवाल आए ना तो एक एक फुल स्टॉप पढ़ो क्या हो सकता है। तो रेन ड्रॉप जो है कुछ ऐसे है, एक हाइट से, ये है रेन ड्रॉप और ये हाइट है 500 मीटर, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ बताएगा, है ना। वो हम बाद में देख लेंगे, उसकी रेडियस वेडियस क्या है। इसकी रेडियस है आपकी 2 mm, वो हम बाद में कन्वर्जन वगैरह कर लेंगे। इट फॉल विद द डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ एयर अंटिल द हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल हाइट, यहाँ तक हाफ मीन्स 250 मीटर पे, एंड मूव विथ यूनिफॉर्म देयर आफ्टर। देखो यहाँ तक मेरी बात समझना, ए से लेके बी तक इसकी वेलोसिटी घट रही है, ऐसा इसने कहा है, बिकॉज ऑफ विस्कस फ्रिक्शन, हवा की फ्रिक्शन। बट बी से लेके सी तक वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, यानी एक्सेलरेशन 0 हो गया। समझना, सवाल को समझने की आवश्यकता है। व्हाट इज वर्क डन बाय ग्रेविटेशन, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड सेकंड हाफ जर्नी। इस जर्नी में कितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशन द्वारा, और इस जर्नी में कितना वर्क डन होगा ग्रेविटेशन द्वारा। फिर क्या पूछा है, What is the work done by resistive force in the entire journey if its speed of reaching is इतना इतना। देखो मास हमें निकालना पड़ेगा ड्रॉप का, क्यों, वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, इसमें हाइट ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होगा आपका mg इंटू एच। अब m हमें पता नहीं है तो हमें m निकालना पड़ेगा। ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। पानी की डेंसिटी होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेंसिटी पानी की होती है। वॉल्यूम 4/3 πr³, स्फीयर की वॉल्यूम लेंगे, किसका, स्फीयर का, और डेंसिटी 10⁻³ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4/3 इंटू 22/7, और r मतलब ये mm है ना, तो इसको बनाना पड़ेगा मीटर, कितना होता है 10⁻³ होता है, 2 इंटू 10⁻³ इसका भी 3 10⁻³, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मास सॉल्व करके पता कितना आया है 32 π/3 10⁻⁻6 kg आया है। पहला काम तो ये, पहला काम है मास सॉल्व करना, क्या करना, मास निकालना। फर्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट दी मास। मास कैलकुलेट हो जाने के बाद आप टोटल वर्क डन निकाल लो, क्या, बाद में तोड़ेंगे हम इसको दो पार्ट में। टोटल वर्क डन आपका निकलेगा इस फॉर्मूले से, mgh से। तो मास है आपका 32 π/3 इंटू 10⁻⁻6, g आपका 10 और हाइट आपका 500 मीटर। अरे हाफ का निकाला पहले, है ना, दो जर्नी डिवाइड किए, पहले हाफ का निकालेंगे, तो यहाँ पर रख देते हैं 2 से। अब उसके बाद बात करें, इसमें दो चीज़ें हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चेंज इन आपका है, कौन सा थ्योरम है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पता क्या कहता है, अभी आपको थोड़ा नहीं समझ आएगा क्योंकि टॉपिक ना हो चुका है, तो थोड़ा अभी बस आप पेशेंसली सुनो, ये जब आप पढ़ लोगे चैप्टर ना तब आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी लग रही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक याद है मैंने एक बात बताई थी कि जैसे मान लो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये गिरेगी तो अपनी एनर्जी लॉस करेगी, जो वो लॉस करेगी वो गेन होगा दूसरे फॉर्म में, है ना, ये ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो पूरे इसमें क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा नीचे नीचे की तरफ गिर रहा होगा सरफेस पे, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, और क्या होगा फिर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, हर जगह क्या आ रहा था mgh, कर लोगे, ये डेरिवेशन कराया ना मैंने, जहाँ पर हर जगह पर क्या आ रहा था mgh, तीन केस ले रहे थे A B C, ध्यान देना उस डेरिवेशन को, कुछ वही लॉजिक यहाँ भी लगाना है। तो हमें निकालना है वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स, वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। क्या क्या पूछा था, पहले पूछा था व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉपिंग द सेकंड हाफ द जर्नी। तो फर्स्ट हाफ में तो ये आ गया वर्क डन, फर्स्ट हाफ में ये आ गया, और सेकंड हाफ में जब हम लगाएंगे mgh तो उसमें भी देखो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। जितना वर्क डन आपका फर्स्ट हाफ में आएगा ना, ये आ रहा है पता कितना, 0.082 जूल आ रहा है,
ग्रेविटेशन की वजह से, mgh की वजह से। सेम टू सेम यहाँ पर भी आएगा 0.82 जूल आएगा। और जो गेन आपका दो, देखिए एक होगा आपका वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय रेसिस्टिव फोर्स। रेसिस्टिव फोर्स क्या, एयर जो लगा रहा है, रेसिस्टेंस लगा रहा है ऊपर की तरफ, ये बराबर होगा चेंज यानी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में आ गया ना बॉडी। अब ये तो आप निकाल चुके हो, कितना निकाले हो आप, 0.082 एक पार्ट का निकाले हो, इनटू क्या हो गया 2, इसको हमने WR लिख दिया। और गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v भी गिवन है, पता है v कितना गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड। मास आप निकाल चुके थे, देखो v 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है, v क्या गिवन है। तो अब देखिए सारा खेल कैलकुलेशन है जितना आप कर सकते हो, 2 × 0.082 प्लस WR इज इक्वल टू हाफ, मास है आपका 32 समथिंग करके था ना, पाई वाई करके, मास कहाँ गया, ये रहा, देखो बेटा ध्यान से, मास कितना है 32 पाई 3 इंटू 10⁻⁻⁶, एक बार ध्यान दे दो, और ये है 10 का स्क्वायर, 10 का। इस पूरी घटना में आप देखो केवल W2 एक वेरिएबल है, बाकी सारे नंबर है। अब बात है यहाँ के बाद का कैलकुलेशन। मैंने 70-80 कॉपियाँ चेक करता हूँ सारा मिलाकर, 12th की लगभग तीनों सेंटर मिला के मेरे पास 70 कॉपियाँ आती हैं, कुछ होम ट्यूशन मिला लो तो 80 कॉपियाँ आती हैं। 80 कॉपी का समरी बताऊँ, मेजर बच्चे मेरे पास PCB के हैं, मेजर बच्चे, ज़्यादातर बच्चे मेरे पास PCB के हैं, ठीक है, कुछ के पास M भी है, बट PCB के ज़्यादा बच्चे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो कॉपी चेक की, अभी मेरी कोई स्टूडेंट है वो आकाश में पढ़ती है, और मैं उसको होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ 3 साल से, 10th से पढ़ा रहा हूँ, 10th पढ़ा दिया, 11th 12th, सेंट थॉमस की बच्ची है, यहाँ तक वो आ जाती है, इसके आगे नहीं होता उससे। अब अगर ये सवाल नीट या जेई में हो गया तो ये तो MCQ बन जाएगा, तो वहाँ तो ऑप्शन आ जाएंगे, तो फिर अगर आप इसको सॉल्व नहीं करोगे तो अच्छा ये भी होगा, आपने मान लो सॉल्व किया, इसका आंसर आया 1.56, और इसका रियल आंसर है 2.7, ऑप्शन 1.56 भी होगा, आपको तुरंत खुशी मिलेगी, नाउ मेरा मैच हो गया, जबकि था 2.76। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स की है, इंसान एक बार थ्योरी कर लेता है, डेरिवेशन कर लेता है, न्यूमेरिकल का अप्रोच भी सेट कर लेता है, बट उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाता है। तो चलो CBSE में तो चलो ठीक है, स्टेप मार्किंग होती है, यू गेट हाफ मार्क्स डायरेक्ट हो जाएगा, बट कंपटीशन में 0 मिलेगा। नेक्स्ट बताओ, 18, 15, इसका 16 वाला भी आसान इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है पेपर में। 15 16th ना, अच्छा 16, ये जो है ना, 2 आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग ऑफ कॉन्टैक्ट, हाँ चिपक के जा रहा है, वही कंजर्व, वही सिस्टम ऑफ कोलिजन का क्वेश्चन है, ये भी पढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया है और आएगा, ये भी आएगा, 17 भी आएगा और 18 भी आएगा, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में। आप अभी ना सुनो, क्योंकि ये ना टॉपिक बहुत आगे निकल गया, तो बीच बीच में से चीज़ें आपको समझ नहीं आएगा, तो ऐसा फील होगा कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारा चीज़ें। हाँ क्यूबॉइडल को बोलते हैं, क्यूब को बोलते हैं, क्यूब को, उसका दूसरा नाम है, पैरेललोग्राम एक सरफेस हो गया, उसके 2 सरफेस होंगे, इसलिए नाम पड़ा हुआ है इसका। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कर रहे हो क्या तुम, रोटेशन कर रहे हो। चलिए भैया 16 पॉइंट सुनते हैं, 16वां क्वेश्चन पढ़ते हैं आज, क्या है क्वेश्चन। 2 आइडेंटिकल बॉल bearing in contact with each other and resting on the frictionless table on hitting head on collision, तो ऐसा कुछ कहानी है, देखिए विकास सर की क्लास कितने बजे से सेंटर पे आज, कुछ पता है, पूछूं मैं। एक दिन का फिजिक्स का गैप मिला, फिजिक्स में कम से कम 4 दिन का गैप मिलना चाहिए, इतना सीरियस में मिला है, पता नहीं क्यों मिला है। देखो 2 बॉल ना रेस्ट पे रखे हुए थे, ऐसे चिपके हुए, 2 और 3, ये रेस्ट पे है,
टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग इन अ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर आर रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, जैसे फ्रिक्शन है तो म्यू नहीं आएगा। हिट बाय वन हेड ऑन कोलिजन, मतलब ऐसे हेड ऑन कोलिजन, एक बॉल और है हेड ऑन कोलिजन बाय मूविंग वेलोसिटी v बॉल वन। इफ द कोलिजन इज इलास्टिक विच सिचुएशन सोन इज पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन। अब इसमें थोड़ा तुम्हें डिफिनेशन समझना पड़ेगा बच्चे। 3 सिचुएशन दिया हुआ बना के डायग्राम, कह रहा अगर इलास्टिक कोलिजन होगा अगर तो कौन कौन सा सिचुएशन पॉसिबल है। तो पहले तो फीचर बताओ मुझे इलास्टिक कोलिजन का। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा पहले स्टार्टिंग में जब कोलिजन नहीं हुआ तो इसका एनर्जी हो गया हाफ mv² और इनका 0 + 0। हाँ ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये तो रेस्ट पे ना, तो इसकी एनर्जी 0, इसकी एनर्जी भी 0। केस नंबर 1 जो आपका बना हुआ उसमें लिखा है कि v 0 हो गया और वेलोसिटी जो है डिवाइड हो गया, क्या 1v। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है, पूछ रहा हूं मैं। ये हम पे आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कोलिजन है ये, इलास्टिक ही तो है। फीचर पढ़ो तो इसका हम, मेरे को जहां तक उम्मीद है कि सिस्टम शुड बी कंजर्व, है ना, कंजर्व होना चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन देखना, आफ्टर उसने खुद लिखा हुआ, मैं नहीं लिख रहा हूं। फर्स्ट केस में देखना v 0 हो गया और इसका v/2 हो गया और इसका v/2 हो गया। उसने लिखा है ना, एरो बनाया, डायग्राम बना के दिया है। तो इसका तो 0 हो गया, इसका हो गया हाफ mv²/4 प्लस हाफ mv²/4। ये कितना बन रहा है सॉल्व करने के बाद, 1/4 नहीं, मास भी दिया है कुछ ना, अच्छा नहीं ठीक है ठीक है, अच्छा दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है, दोनों एक साथ चिपक के चल रहे हैं ना, ठीक है ठीक है, ये दोनों जो हैं एक साथ चिपक के चल रहे हैं। तो इनका मास हो गया 2m और वेलोसिटी हो गई v/2, तो ये आपका हो जाएगा 2mv²/4। ये आपका कितना बन रहा है 1/4 mv², जबकि स्टार्ट कितना था पहले, यानी ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इलास्टिक कोलिजन के डेफिनेशन में नहीं आता, तो फर्स्ट केस तो पॉसिबल नहीं है। सेकंड केस देखते हैं, खुद ही बना रखा है, हाँ डायग्राम बना दिया है। सेकंड केस में 1 और 2 आपस में चिपक गए, वेलोसिटी 0 हो गई और तीसरा वाला v से भाग रहा है, तो पहले और दूसरे का तो 0 हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि रेस्ट पे है। ये जो बॉडी 1 है और बॉडी 2 उनका v 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी उनका 0। जो थर्ड बॉडी है उसका होगा हाफ mv², तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके बराबर आ रहा है, इनका सम ऐड करके बन रहा है क्या, हाफ mv²। पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम। तो सेकंड केस तो पॉसिबल है। थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड में तीनों जुड़ गया तो मास हो गया 3m, मास क्या हो गया, और वेलोसिटी कितना है बेटा v/3, तो v²/9 इंटू 1/2, ये बिल्कुल भी हाफ mv² के बराबर तो नहीं आएगा, यानी ये भी पॉसिबल। तो केवल क्या पॉसिबल है, सेकंड। ये भी पेपर में आएगा, देखना आप, 18th भी आएगा, देखना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए। हाँ? तुम्हारा है मैं 6.89 पेज पे जाता हूँ मैं सीधे, 6.89 पीछे एकदम नहीं, 39 ऐसा लिखे हो ना तुम, 89 लग रहा है। अच्छा 39, एग्जाम्पल नंबर 72 कोलिजन का क्वेश्चन है ना, ठीक है, एनसीईआरटी का पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.40, कहाँ है 6.40, ये वाला डायग्राम, ठीक है। 2 डायमेंशन कोलिजन ना, 2 डायमेंशन कोलिजन का क्वेश्चन है ये, 2D का है। तो पहले फॉर्म थ्योरी देख लो भाई इसका क्या है। जब 2 डायमेंशन कोलिजन में क्या कुछ भी नहीं निकलता है ना, कुछ निकलता नहीं है, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसे है, देखिए यहाँ पे एक बॉल रखी हुई थी रेस्ट पे, ठीक है, ये बॉल है रेस्ट पे u2 = 0, और यहाँ से एक बॉल a जिसका मास m है, ये u1 = 0.5 मीटर पर सेकंड से आ रही है। 2 डायमेंशन का मतलब होता है आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉल दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक बॉल इधर गई और एक बॉल इधर गई, तो ये आपकी गई बॉल
जिसका मास ए, मान लीजिए ए है, जिसका मास है एम, ये बी है, ठीक है। ये बॉल गई यहाँ पर बी, जिसका मास एम है, ओके। इसमें गिवन है कि v1 जो है वो 0.3 मीटर पर सेकंड है, ऐसा गिवन है, और v2 नहीं पता हमें v2 फाइंड आउट करना है, ऐसा जो डायग्राम के हिसाब से। और ये भी, ये क्या है बेटा, θ1 और ये θ2, ये दोनों बराबर भी नहीं है, एंगल भी अलग अलग है, क्योंकि इनका वेक्टर बराबर नहीं है तो एंगल कहाँ से बराबर हो जाएगा, ये ओके। कंसिडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 6.402 v2, मास इक्वल है m1 is equal to m2. The first ball is called cue ball, the second ball is called target ball. ठीक है, इसको क्यू बॉल बोला गया और इसको हमने बोला टारगेट बॉल, ठीक। है नहीं अब, चलो रहने दो, अभी क्लास 2:30 मैं ओवर भी करूँगा, चलने दो 2:30 तक चलने दो। θ2 37 डिग्री दिया, अब यही दिक्कत होगी, 37 दिया तो फिर अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें यूज़ करना पड़ेगा। cos 37 sin 37 कहाँ पता है हमें, रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, ये दोनों हमें पता नहीं है। आपको θ1 निकालना है सर, है ना, देखो सर, है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। बिफोर कोलिजन इसका हो जाएगा mu1 प्लस mu2 बिफोर कोलिजन, जो कि बाद में जीरो, आपका ये वाली वैल्यू तो जीरो ही है ना, ये तो जीरो बस केवल वाली वैल्यू मिलेगी, इज इक्वल टू mv1 प्लस mv2। देखो m कॉमन है, कट गया, तो u1 प्लस u2 इज इक्वल टू u1 प्लस v1 प्लस v2, तो un इज इक्वल टू, ये तो जीरो है, v1 प्लस v2। हमें ये पता है, ये निकालना है, ये सारी टास्क है। अब इसके लिए क्या किया जाए, करना तो वही है करना तो वही है। देखो ये दोनों हमेशा जो है, ये जो दो वेक्टर जब जाएंगे ना, ये दो वैल्यूज जब जाएगी तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। अब इसके एंगल का ये 30 डिग्री दिया तो ये 60 होगा, काम वही किया उसने, वो इतना लंबा चौड़ा मेथड दिखाकर। ये पूरा बेटा 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, तो अगर ये जितनी भी एंगल है ये 90 माइनस 37 होता है। हाँ, एमसीक्यू के लिए तो यही करना है, बट अब एमसीक्यू के लिए तो यही करना है, यही है, डिस्क्रिप्टिव दिखाना पड़ेगा। cos 90 क्या होता है, cos 90 0 होता है, नहीं मिलेगा, डायग्राम बनाना उसका मिलेगा, बाकी तो cos 0 1 होता है, डॉट प्रोडक्ट लगा इसमें। कंजर्वेशन मोमेंटम तो नहीं, ये मोमेंटम कंजर्वेशन है यहाँ तक। इसके बाद काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एनर्जी का कंजर्वेशन हो गया, तो हाफ m u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 वाला तो जीरो हो गया, सो इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, ये दो कट गया, सो u1 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। u1 हमारे पास ये है जो वैल्यू बनाया हमने, v1 प्लस v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, बट डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो v1 डॉट v2 वेक्टर है ना, v1 प्लस v2 डॉट v2 प्लस 2v1 v2 डॉट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू कट जाएगी, v1 स्क्वायर v1 स्क्वायर। एक नहीं क्वेश्चन था, एक हम लोग वेक्टर का कर रहे थे, a माइनस बी
इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी स्क्वायरिंग बोथ साइड, वही चीज़ है। अब दो डॉट प्रोडक्ट के बीच का एंगल 0 है, दो डॉट प्रोडक्ट के बीच का एंगल, तो थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। ये डॉट ही लगा है, तो आपस में जब डॉट लेते थे V1 स्क्वायर हो जाएगा, V2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये थीटा 90 डिग्री हो गया। यानी कि इनके बीच का एंगल पूरा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो बस ये लिख देंगे। वर्क एनर्जी की मेरी 3 क्लास है, मास्टर क्लास, समय नहीं मिल पाएगा तो मैं देखने का, पिछले साल का 1.5 घंटे की है, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें वर्क एनर्जी कवर किया था लास्ट, पिछले साल की है। अबीर को तो वही टास्क दिया है मैंने पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं मेरे पास। आज 15 मिनट भी नहीं है कि मैं क्लास अरेंज कर पाऊँ पटेल नगर, सुबह से ही क्लास है लगी पड़ी हुई। बोलो। ये काम तो किसने अच्छा किया है, ये देखो, ये कैरी करना आसान है ना, ये तो बहुत बहुत बड़ी बुक। और तलाश ये फट ही जाएगी देखना तुम, तो यही कराना पड़ेगा तुम्हें, ये पार्ट्स में करा दो। मैंने तो पता कितने पार्ट्स कर लिए थे, मैं अपने टाइम पे तो मैंने बहुत पार्ट्स किए थे, तो मैं खुद ही फाड़ दिया था, बुक को फाड़ दिया था और 4 3 चैप्टर को सिल दिया था। अब तो हाँ और क्या, मम्मी को बोलो, मम्मी एक्सपर्ट है, निकाल एकदम बढ़िया। 75 रोटेशन, क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम होता है बेस का एरिया इंटू हाइट, है ना। किसी भी 3D मॉडल का बेस का एरिया निकाल लो, उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, और बेस का एरिया निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। क्यों पूछा तुमने वैसे मेरे से, हो तो गया ये, बी क्रॉस सी दे देगा बेस का एरिया, और हाइट आपका क्या है। अरे मेरे भाई अभी पीटोगे तुम, कभी कभी पता है ये बहुत अजीब से सवाल पूछता है जो कि पॉसिबल नहीं, जो कि नहीं पूछना चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ रिलैक्स करो, अब ज़्यादा नहीं पढ़ना है भाई, ज़्यादा पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, सही बता रहा हूँ। ये मान लो बी है और ये है सी, बी क्रॉस सी, राइट हैंड थंब रूल, हो तो गया। एबव द प्लेन होता है ना, वो हाइट ले लेगा आपका। सर आपका है इसके बाद 72 के बाद 68, सारे खतरनाक वाले सवाल पूछ रखे इसने मेरे से। 68 ये वो है ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, पढ़ा है आपने इसको। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो, है ना, रिलेटिव वेलोसिटी का रेशियो v1 माइनस v2 आफ्टर कोलिजन का फाइनल वेलोसिटी अपॉन, हाँ इनिशियल वेलोसिटी का, है ना। तो ऐसे तो मॉड लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं मॉड, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अपोजिट हो जाता है। तो मैं बताता हूँ क्या चीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और अपोजिट इसलिए क्योंकि दोनों टकराने के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है u1 u2 बॉल है, ये आपस में कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी पक्का चेंज होगी, पक्का चेंज होगी। आमतौर पे अगर u1 इज ग्रेटर देन u2 है, मान लो ये भाग रहा है आपका 100 मीटर पर सेकंड से, और ये भाग रहा है 30 मीटर, रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, जो तेज भाग रहा है वो स्लो हो जाएगा टक्कर होने के बाद, और जो स्लो है वो तेज हो जाएगा, ठीक है, v1 हो जाएगा और ये v2। वो आप पढ़े थे ना कि क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोचिंग इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टॉपिक नंबर था आपका कौन सा था बेटा, सबसे बड़ा इसमें अगर डेरिवेशन है तो वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसमें था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। किया ये वाला सबसे लेंदी डेरिवेशन, सबसे लेंदी डेरिवेशन ये है। इसका फॉर्मूला कैसे याद करने का ट्रिक था, बता सकता है कोई मुझे? अभी बताता हूँ, इस पे आता हूँ, पहले अब आया तो मैं करा देता हूँ। हाँ बताओ ना। अब मुझे ये कोलिजन हो गया, मुझे v1 का वो लिखना है फॉर्मूला, और v2 का, इसका ट्रिक बताया था मैंने। हाँ संस्कार, फॉर्मूला बताना बेटा। v1 इज इक्वल टू, दो ब्रैकेट बनाते थे, कैसे बोल रहे हो यार,
नीचे सम ऑफ मास लिखते थे भाई, इसका मास होगा m1, इसका मास होगा, तो सम ऑफ मास लिखते थे, सम ऑफ मास लिखते थे, यहाँ पर u लिखते थे, यहाँ 1 है तो यहाँ क्या लिखें, पक्का, मैं भूल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ तुमसे, 1 ही होगा, 1 एंड 2। अब यहाँ ऊपर यहाँ पे डिफरेंस ऑफ मास लिखते थे, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ मास में 2 एक m लिखते थे, 1 2 का ऑर्डर है तो ऊपर भी 1 2 चलेगा, और यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 हो जाएगा। V2 की बात करते हैं, फिर से वही सारा बॉक्स है ना, बॉक्स है, ये भी u और u, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, सम ऑफ मास, इसका इस पूरे चैप्टर में सबसे लेंथी डेरिवेशन यही है, डिफरेंस ऑफ मास और 2 प्रोडक्ट, तो डिफरेंस यहाँ पे क्या लिख दूँ और यहाँ क्या लिख दूँ, हो गया। नहीं आ रहा है, बच गए फिर तुम लोग, कैसे पता, ये बहुत लेंथी डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा लेंथी, इस बुक में इतना दिया, जब तुम करोगे 1.5 पेज का जाएगा, ठीक है। तो इसी को तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये बताता है कि कोई कोलिजन का नेचर कैसा होगा, है ना। देखो अगर हम सॉल्व करते हैं तो अगर E की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है, क्या आती है, उस केस में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, क्या है, अगर E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी आती है तो इन इलास्टिक कोलिजन में आते हैं। E की वैल्यू अगर 0 आती है तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, अगर E की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है तो एनर्जी इंक्रीज होगी, सुपर इलास्टिक कोलिजन होगा, मतलब लड़ने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, उसको परफेक्टली, इसका डेफिनेशन यहाँ पर होगा, क्या है, सुपर इलास्टिक एक्सप्लोसिव बम का फटना। In a such collision, there is an increase in kinetic energy. This occur if release of potential energy on the impact. बहुत ज़्यादा impact प्रोड्यूस करिए पोटेंशियल एनर्जी, बम एक्सप्लॉइट होता है। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन था इसमें कह रहा है बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h, है ना, इट रीबाउंड फ्रॉम द ग्राउंड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, गिवन दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, व्हाट हाइट डज गो आफ्टर nth रिबाउंड, है ना। nth वाला मत बनाओ, ये नहीं आएगा, इसको स्किप करो। हाँ, इसमें तुम्हें वो बनाना पड़ेगा, पता है, इक्वेशन है। अब पकड़ो, मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी, रुको आता हूँ, अभी मेरे को क्लास एक लेनी है यार, समय अभी आऊँगा वापस, फिर अभी 1 घंटे के लिए मैं गायब हो रहा हूँ। तुम पढ़ोगे बैठ के और क्या, हाँ यहीं पढ़ोगे और कहीं नहीं जाना, वापस आ रहा हूँ ना मैं।